हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम सिर्फ PA1 पीरियोडिक असेसमेंट 1 का जो सिलेबस है उस एग्जाम में, उस परीक्षा में आपको पेपर किस तरह से लिखना है और जो सिलेबस हमने इस असेसमेंट के लिए, इस टेस्ट के लिए जो सिलेबस रखा है उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि आपको पीरियोडिक असेसमेंट 1 की जो सिलेबस है और पेपर कैसे लिखना है और हर एक पार्ट का सारांश क्या क्या उस पार्ट में है और पेपर किस तरह से लिखना है, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और ये आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक, आखिर तक जरूर देखें। ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ देखा और छोड़ दिया। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको एग्जाम में उसका फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आपको जरूर आखिर तक देखना है। तो देखो बच्चों, आपको टाइम टेबल मिला है PA1 का और परीक्षा आपकी होगी 40 मार्क का पेपर होगा। उसके लिए आपको सिलेबस में मैंने दिया है, आपको शायद मिला भी होगा। तो हमारा सिलेबस है, पहला जो लेसन है कविता जिसका नाम है चिड़िया और चुनमुन, दूसरा सबसे सुंदर लड़की और तीसरा जो पाठ है मैं हूं रोबो। ये हुआ सिलेबस हमारे आपकी टेक्स्ट बुक दूरवा भाग 2 का। उसके बाद फिर ग्रामर में व्याकरण वर्तिका बुक में से हमने जो पढ़ा है विशेषण, एडजेक्टिव के बारे में, विशेषण के बारे में, उसके ऊपर प्रश्न होंगे। और संज्ञा, नाउन, ये जो भाग है आपने पिछले साल पढ़ा है, उस पिछले साल के नॉलेज के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर, प्रीवियस नॉलेज के आधार पर संज्ञा पर आपको प्रश्न होंगे। तो ये सिलेबस आपका PA1 का है जो एग्जाम होगी, जब डेट जिस दिन दी गई है कुछ दिन। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फिर से एक बार जो पाठ हमने पढ़े हैं उसको सिर्फ सारांश के रूप में, समरी के रूप में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था दूरवा का, हम पहले बताएंगे आपको। दूरवा में से पहला पाठ पढ़ा था जिसका नाम है चिड़िया और चुड़मुन। ये पाठ हमने, कविता पाठ है, ये कविता हमने सबसे पहले पढ़ी थी, याद है सभी को? हाँ, तो इस कविता को हमने पढ़ा था। अब इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जो एक कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, विचारक हैं, बहुत सी उपाधियां उनको दी। उनका जीवन परिचय हमने जाना था। उसके बाद उनका मृत्यु, उनकी जन्म, उनका क्या क्या लिखा, ये सब हमने इस वीडियो के माध्यम से पहले जाना था। उसके बाद फिर इस कविता में चिड़िया और चुड़मुन, चुड़मुन किसे कहा गया है? चिड़िया के बच्चे को, चूजे को, उसे चुड़मुन कहा गया है। तो इन दोनों के बीच जो बातचीत इस कविता में हुई है, चिड़िया और चुड़मुन, माँ और बच्चे के बीच में जो बातचीत इस कविता में हुई है, उसका वर्णन, उन दोनों के बीच का वर्णन कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता में किया है। तो जहां चिड़िया और चुड़मुन के बीच की बातचीत का वर्णन, जहां हमें चुड़मुन की आकाश में उड़ने की उत्सुकता इस कविता में दिखती है, जो अभी घोंसले से बाहर निकला ही है, घोंसले से बाहर निकलने के बाद उसकी कितनी उत्सुकता है बाहर का संसार देखने की, बाहर की दुनिया देखने की, उसके अंदर कितनी उत्सुकता है, ये इस कविता में कवि ने उसका वर्णन किया है। और वो जो चुड़मुन है अपनी माँ से बार बार एक सवाल करता है। कौन सा सवाल? माँ, क्या मुझको उड़ना है? यही सवाल बार बार पूछता है। तो माँ उसको क्या जवाब देती है? हाँ, माँ कहती है, नहीं चुड़मुन, तू भरमाया। भरमाया का अर्थ है भ्रम में पड़ गया, तू भ्रम में है कि अभी तेरे पंख उतने मजबूत नहीं हैं कि तू उड़ पाएगा। इस तरह से माँ और बच्चे के बीच, माँ चिड़िया और चुड़मुन के बीच हमेशा वही सवाल, बार बार सवाल होता रहा। चुड़मुन एक डाली से दूसरी डाली पर जाता, कभी फूल देखता, कभी फल देखता, उसके बाद फिर अलग अलग आवाजें सुनता, पत्तों की आवाजें सुनता और फिर माँ से पूछता कि माँ, क्या मुझे उड़ना आया? तो माँ कहती है, नहीं चुड़मुन, तू भरमाया। इस तरह से इस कविता में उसका वर्णन किया गया है।
उसके बाद फिर वो फलों को पहचानता है, कच्चे कौन से है, पक्के कौन से है, कुछ खाता है, कुछ काट के गिराता है, अपनी चोंच से फलों को पहचानता है कि आधे उसने खाए, आधे काट के लाए, जो कच्चे थे नीचे गिरा दिए। फिर इस तरह से फिर और मां से पूछता है वही सवाल, फिर अंत में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, फिर मां से सवाल करता है। फिर अंत में जब अंत का जो सवाल होता है तो मां उसे आखिर में कहती है आज सफल है तेरे डरे, आज सफल है तेरी काया। जब मां को विश्वास होता है कि मेरा बच्चा उड़ पाएगा, अब उसके पंख मजबूत हुए हैं, तो तब उसकी मां कहती है, तब उसकी मां ने नहीं कहा कि नहीं चुनुमुंदु भरमाया, उसकी मां ने कहा कि आज सफल है तेरे डने, डने ने पंख, फीदर। तो मां ने कहा कि आज तेरे सफलता से अच्छे से सफल है, तो उड़ सकता है, आज सफल है तेरी काया। तेरी काया जो है, काया ने शरीर, वो काया तेरी मजबूत है तो अब उड़ सकता है। जब मां को विश्वास हुआ कि मेरा बच्चा उड़ सकता है, तब उसकी मां ने उसे नहीं कहा कि नहीं चुनुमुंदु भरमाया, कहा कि तू अब उड़ सकता है, तो मां ने उसको उड़ने की परवानगी दी, परमिशन दी। तो फिर आगे क्या हुआ होगा वो हम इमेजिन कर सकते हैं। तो शुरुंगुन उड़ने के बाद कहां कहां गया होगा, आकाश में इधर उधर घूमा होगा। पहली बार जब आप उड़ा होगा तो क्या क्या किया होगा उसने, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर गया होगा, अपने सब दोस्तों को मिला होगा, अलग अलग चीजें खाई होंगी, अलग अलग फल खाए होंगे, कभी जमीन पे आके दाना खाया होगा, कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाकर खाया होगा, और आकाश में, खुले आकाश में घूमा होगा, अच्छे से मजा किया होगा। ये सब उसने पहली बार होने के बाद किया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरह का वर्णन इस कविता में किया है। इसी सारांश आपको मैंने बताया रिवीजन के रूप में, ताकि आपको एग्जाम में उसका फायदा हो। ठीक है, ये इसके बाद हमने दूसरा जो पाठ पढ़ा था, कौन सा पाठ पढ़ा था? हाँ, सबसे सुंदर लड़की, ये पाठ हमने पढ़ा था। ये पाठ भी आपको एग्जाम में आएगा। देखिए, इसके ऊपर आपको पैसेज भी आ सकता है, सीन पैसेज, जो हमने पठित गद्यांश का अभ्यास भी किया था, पिछले साल भी आपने किया है। तो इसके ऊपर सीन पैसेज भी आ सकता है, उसमें से आपको प्रश्न पूछ जाएंगे, उसके उत्तर आपको लिखना होगा। तो ये सबसे सुंदर लड़की, ये पाठ भी हमने पढ़ा था। इस पाठ में क्या वर्णन था? तीन मुख्य रूप से पात्र थे इसमें, एक कनक, मंजरी और हर्ष। ये तीनों की मित्रता का वर्णन इस पाठ में हुआ है। सबसे सुंदर लड़की पाठ को जो नाम दिया है, क्यों नाम दिया गया था? क्योंकि देखने में, जो व्यक्ति देखने में सुंदर होता है वो उसकी सुंदरता नहीं होती, देखने में सुंदर होता है पर उसके अंदर का जो मन है वो सुंदर नहीं होता। तो इस पाठ में सबसे सुंदर लड़की कौन है वो हमको अंत में पता चलेगा, पाठ पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। तो इसमें मुख्य रूप से तीन जो मित्र हैं, मंजरी, कनक और हर्ष, उनका वर्णन है। और कनक की समझदारी, निडरता और कर्तव्य, जिम्मेदारी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। मंजरी जो एक शौकी लड़की है, जो हमेशा जलती है कनक से, ईर्ष्यालु है। जब हर्ष और कनक की दोस्ती अच्छी थी तो वो जलती थी। मंजरी जो है वो कलाकार की, हर्ष के पिता के दोस्त की लड़की है, जो छुट्टियां मनाने हर्ष के गांव आई थी। लेकिन हर्ष और जो कनक है वो समुद्र के किनारे रहते थे, मछलियां पकड़ते, समुद्र के अंदर से नाना प्रकार के वस्तु ढूंढकर चीजें बनाते, उसकी मालाएं बनाते, शंख बनाते, कौड़ियां बनाते और वो मालाएं बेचते। ये कलाकार वो समुद्र में से करता था, क्योंकि उनका जीवन समुद्र के किनारे ही बीतता। कनक का और हर्ष का दोनों हमेशा समुद्र में तैरते, समुद्र उनके लिए रोज का काम था। लेकिन मंजरी जो थी वो नहीं आई थी, इसलिए हर्ष के साथ जब जाती तो उसको डर लगता था, वो बहुत डरती। और हर्ष से कहती कि तुम्हें नहीं डर लगता इन लहरों से? तो जब एक दिन हर्ष उसे समुद्र के अंदर ले जाता है, बातें बातों में जब उसको पता चलता है कि मंजरी का जन्मदिन है, तो उन बातों बातों में बहुत अंदर पहुंच जाते हैं और एक बहुत बड़ी लहर जब आकर इन्हें टकराने लगती है तो उसी लहर में छलांग लगाता है हर्ष। पर ये जो मंजरी है वो बहुत घबराती है, उसे पता नहीं था किस तरह छलांग लगाना है। छलांग लगाकर वो आगे किनारे निकलता है, पर उसी लहर ने मंजरी को खींचते हुए एक चट्टान की ओर टकराने वाली थी। उसी समय
कनक जो पहाड़ पर बैठ कर देख रही थी उसे आकर उसे बचाती है, और अंत में बचाने के बाद फिर उसे पता चलता है कि मैं जिस लड़की से ईर्ष्या कर रही थी, जल रही थी, उसी ने मेरी जान बचाई। तो अंत में वो शर्मिंदगी से शर्मिंदा होती है, और जब उसका जन्मदिन था, जो खिलौना उस कलाकार ने उसे बनाया था, गिफ्ट में दिया था, तो वही खिलौना मंजरी उस कनक को देती है, कहती है कि तू ही इस खिलौने की असली हकदार है। इस तरह का वर्णन इस पाठ में किया गया था जो हमने देखा है। ये सारांश मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से पाठ में, पाठ आपको ध्यान से पढ़ना है। पठित गद्यांश में से आएगा, सारांश सीन पैसेज आएंगे, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये पाठ पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ना है, तभी आप उसके प्रश्न के उत्तर लिख पाएंगे। ये समानार्थी शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थ भी पूछे जा सकते हैं। इन शब्दों को आप याद कीजिए, हर एक पाठ के पीछे शब्द दिए गए वो भी आपको याद करना है, ठीक है। तो इस तरह से इस पाठ में इसका वर्णन था। उसके बाद हमने तीसरा पाठ पढ़ा था। कौन सा तीसरा पाठ? यस, मैं हूं रोबोट। मैं हूं रोबोट भी पढ़ा था। ये भी पाठ आपको एग्जाम में इस PA1 में आएगा, ये जो आखिरी पाठ है इस PA1 का। तो मैं हूं रोबोट, इसमें जो मनोज हमारे लेखक हैं, उन्होंने इसमें एक वैज्ञानिक राजीव गर्ग जी, उन्होंने इसमें एक आविष्कार का वर्णन किया गया है। रोबोट, इस वैज्ञानिक आविष्कार की जानकारी, उसकी कार्य, मनुष्य के जीवन में उसका उपयोग, ये वर्णन इस पाठ में किया गया है मैं वो रोबोट में। और इस पाठ में रोबोट एक मानवीय यंत्र है, मशीन है, ऐसा कहा गया है, और वह बहुत से काम कर सकता है, उछल सकता है, कूद सकता है, वो अलग अलग प्रकार के काम कर सकता है, कठिन परिस्थिति में काम कर सकता है, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, एक जैसे गति से काम कर सकता है। फिर इसी पाठ में रोबोट में और हम में क्या फर्क है, क्या अंतर है, वो भी बताया गया है। रोबोट का शरीर लोहे का, प्लास्टिक का बना होता है, हमारा शरीर हार्ड मास से बना होता है। रोबोट को काम करने की शक्ति उसके अंदर की विद्युत धारा, जो बिजली होती है, करंट होता है, वो उसे शक्ति देती है। और हमारे अंदर रक्त का प्रवाह होता है, उसके अंदर बिजली का, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। उसके अंदर जाल बिछा हुआ है तारों का, हमारे शरीर में धमनियों का, शिराओं का जाल बिछा हुआ है, उसके अंदर रक्त प्रवाह होता है, उसके अंदर बिजली प्रवाह होती है रोबोट में। उसके बाद रोबोट अलग अलग, रोबोट का जो मस्तिष्क है वो है कंप्यूटर। रोबोट का जो मस्तिष्क है, दिमाग कंप्यूटर है, जैसे हमारा दिमाग यहाँ पर है, तो वो कंप्यूटर उसका दिमाग है, उसके स्मृति में, उसकी मेमोरी में सब स्टोर रहता है। जैसा उसे आज्ञा दे, आदेश दे, उस तरह से वो काम करता है। ये सब उसमें बताया गया है। आप ध्यान से इस पाठ को पढ़िए, इसके ऊपर भी एक सीन पैसेज आ सकता है या कोई प्रश्न भी आएंगे, तो आपको वो अच्छी तरह से लिखने आना चाहिए। इसलिए आपको ये ध्यान से पढ़ना है किस तरह से फर्क है। हम बोलने के लिए हमारा मुंह इस्तेमाल करते हैं, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंख, और रोबोट का ऐसा नहीं है। बोलने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता है, सुनने के लिए जो माइक्रोफोन्स के लगे हैं बोलने के लिए, और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करता है, देखने के लिए कैमरे का इस्तेमाल करता है। ये सब उसके अंदर जानकारी दी गई है। और कहता है इतना होने के बाद भी मैं आपका एक आज्ञाकारी सेवक हूँ, मैं आज्ञाकारी आपका सेवक, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है। फिर बाद में बताया गया है कि वो सब जगह पर एक जैसे गति से काम कर सकता है, बर्फीले ठंडक में या जहाँ पे तेज गर्मी हो, दोनों जगह पर एक जैसे गति से काम कर सकता है। लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ठंडी में और गर्मी में इंसान का अलग होता है, क्योंकि इंसान एक सजीव है और रोबोट एक निर्जीव है, निर्जीव पुतला है, निर्जीव यंत्र है। इसके अंदर जीव नहीं होता। वो कहता है कि मेरी कमी ये है कि मैं, अगर मुझे कोई बगीचे में भेजे फूल तोड़ के लाने के लिए, तो मैं फूल तोड़कर लाऊंगा, पर मुझे ये नहीं पता होगा कि फूल गुलाब का कौन सा है, कमल का कौन सा है, गेंदे का कौन सा है, ये मुझ में नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर स्मेल लेने की, सुगंध लेने की क्षमता नहीं होती जो इंसान में होती है। ये खुद रोबोट बताता है। और फिर अंत में रोबोट कहता है कि मनुष्य से पहले मैं चंद्रमा की सतह पर, मंगल ग्रह पर जा चुका हूँ। जब मनुष्य गया था उससे पहले रोबोट को भेजा गया था वहाँ पे देखने के लिए, मट्टी खोदने के लिए, वहाँ पे जीवन है देखने के लिए। ये सब रोबोट उसमें बताया गया है। अंत में वो कहता है कि मैं आपके
मस्तिष्क की उपज हूँ, यानी फसल हूँ, आपने ही मुझे बनाया है। ये सब वर्णन इस पाठ में है जो मैं हूँ रोबोट। इस तरह से आपको इस पाठ को भी ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। इसके ऊपर जो भी प्रश्न आएंगे आप उस प्रश्न के उत्तर आसानी से लिख पाएंगे, चाहे पठित गद्यांश हो या क्वेश्चन हो या जो भी कुछ हो। इसलिए आपको ये पाठ भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दूसरा भाग, 2 का भाग। उसके बाद हमने ग्रामर की तरफ आएंगे। हम ग्रामर में हम विशेषण हमने पढ़ा था। ग्रामर में विशेषण एडजेक्टिव के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था। जो हिंदी व्याकरण का भाग है वो विशेषण हमने पढ़ा था। तो सिर्फ आपको मैं ग्रामर में क्या क्या हमने पढ़ा था विशेषण में देखिए। एक विशेषण की परिभाषा हमने पढ़ी थी, उसके बाद फिर उसके प्रकार पढ़े थे। क्या है विशेषण की परिभाषा बताइए? संज्ञा या समास की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने विशेषण में उसके प्रकार पढ़े थे। विशेषण में विशेष्य और विशेषण में क्या फर्क है वो भी हमने पढ़ा था। आपकी वर्तिका बुक में से ही लिया गया है। वर्तिका में से ही विशेषण का भाग जो है। उसके बाद फिर उसकी परिभाषा हमने पढ़ी। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, उसके एग्जांपल पढ़े थे। उसके बाद फिर विशेषण और विशेष्य में क्या फर्क है। विशेष्य और विशेषण देखिए, प्रश्न आपको समझ में आ सकता है कि कुछ वाक्य दिए जाएंगे, उन वाक्यों में से आपको विशेषण और विशेष्य को छांटकर अलग कीजिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आपको उसके बारे में ध्यान देना है। उसके बाद हमने 4 प्रकार पढ़े थे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। और इनके हमने एक-एक से विस्तार से इसके बारे में पढ़ा था। गुणवाचक किसे कहा जाता है, डेफिनेशन ये डीप में मैंने पढ़ाऊं आपको, पढ़ाया से आपको मैं बता रहा हूं सारांश क्या हम कर रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए संख्यावाचक के भी हमने पढ़ा था। उसके 2 प्रकार पढ़े थे, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जहां पर गिनने का निश्चित संख्या का बोध होता है वहां पे निश्चित संख्यावाचक। जहां पर अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता है जैसे कुछ लड़के, थोड़े पैसे, बहुत पुस्तकें, यहाँ पे अनिश्चितता होती है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक होता है। इसके बाद हमने अगला टुकड़ा पढ़ा था परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जिसमें मात्रा का बोध होता है। परिमाण यानी गिनने का, नापने का, तोलने का बोध होता है मात्रा का, उसे परिमाणवाचक कहा जाता है। इसके भी 2 प्रकार थे, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें विषय होता है जहां पे निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे 10 किलो, 2 मीटर, 3 किलोमीटर, फिक्स परिमाण का बोध हो रहा है। पर जहां पर अनिश्चितता होती है, जैसे कुछ कपड़ा, थोड़ा सा दूध, ऐसी जगह पर अनिश्चितता होती है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। और चौथा प्रकार हमने पढ़ा था सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ये 4 प्रकार हमने पढ़े थे। उसके बाद फिर विशेषणों की तुलना हमने पढ़ी, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। एक और बात आपने बताई थी मैंने, मूलावस्था में शब्द जैसे का वैसे रहता है, पर उत्तर अवस्था में क्या होता है, जहां पर आपको उसकी अपेक्षा में उसका वर्णन किया जाता है। देखिए इस माध्यम से उत्तर अवस्था में त लगता है अंत में। देखिए मूल अवस्था में अधिक है, तो यहाँ पे त लगा है तो उत्तर अवस्था होती है। इस अधिक को अगर तम लगता है तो ये उत्तम अवस्था होती है। ये फर्क आपको समझना है, ठीक है। तो ध्यान से आप पढ़िए, वर्तिका बुक में इसके बारे में जानकारी दी गई है और अच्छी तरह से पेपर लिखने का लिखिए। प्रयास नहीं कहूँ मैं, तो अच्छी तरह से पेपर आपको लिखना है। जो वीडियो मैंने बताया आपको इस तरह से, जो सिलेबस बताया है सारांश के रूप में मैंने इसीलिए बताया कि आपको इस तरह से लिखना है। और संज्ञा के बारे में विशेष रूप से आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पिछले साल आपने पढ़ा है, उसके आधार पर प्रश्न आएंगे तो आपको लिखना होगा। वर्तिका में उसके बारे में दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। पढ़कर आपको संज्ञा आसान है समझने के लिए। जो भी प्रश्न उसके ऊपर आएंगे आप ध्यान से उसे पूरा करेंगे, ठीक है।
तो आज हम यही रुकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। सिर्फ हमने इस वीडियो में पेपर किस तरह से लिखना है, पेपर आपको जो आपका पेपर जहां भी लिख रहे हैं आप नोटबुक में लिखिए या किसी रोलिंग पेज पे लिखिए, तो वहां पे अच्छे से मार्जिन मारिए और हर क्वेश्चन के बाद आंसर लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर नंबर ठीक से लिखिए, प्रश्न नंबर ठीक से लिखिए। प्रश्न नंबर 1 क ख ग जो भी लिख रहे हैं आप, जिसका जो प्रश्न है उसका उत्तर सही लिखना है। उसके बाद फिर पेपर पर आपका नाम लिखना मत भूलिए। देखिए वर्कशीट जो आप भेज रहे हैं लेकिन आप उसके ऊपर नाम ही नहीं, आपको कैसे पहचानेंगे? तो इसलिए पेपर पर आपका नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट, ये जो बेसिक बातें हैं ये आपको ध्यान से लिखना है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से आपको लिखना है, ठीक है? तो आशा करता हूं कि आप अच्छे तरह से पेपर लिखेंगे। इसी आशा से, इसी उम्मीद से आज हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।